तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नैनो मशीन के चैप्टर 321 में। अगली रात चांगाई माउंटेन पर हुई सारी घटनाओं को सफलतापूर्वक संभालने के बाद हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के सभी लोग पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। बर्फ से ढके हुए ऊंचे और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए कल्ट के हजारों मार्शल आर्टिस्ट धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान आदेश दिया जाता है कि जो ग्रुप सबसे पहले पहाड़ के नीचे पहुंचेगा वह तुरंत कैंप लगाने की तैयारी शुरू कर देगा, ताकि पीछे आने वाले सभी कल्ट मेंबर्स को कोई परेशानी न हो। वहीं दूसरी तरफ एक शांत और बर्फ से ढकी पहाड़ी छोटी पर जिनयो खड़ा होकर आखिरी लोगों को नीचे जाते हुए देख रहा था। जब सभी लोग आगे बढ़ गए तो उसकी नजर अपने पास खड़ी मुंह पर गई। वह कुछ देर उसे देखता रहा और फिर धीरे से बोला, अब तो बता सकती हो ना जो बात तुम पहले कहना चाहती थी। जिनयो की बात सुनते ही मुंह का चेहरा अचानक लाल हो गया। शर्म के कारण उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे वह अपने शब्द ही भूल गई हो। वह वहीं खड़ी होकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। मुंह को इस तरह परेशान देखकर योवुन ने फिर से उसे आवाज दी। मुंह। उसकी आवाज सुनकर मुंह ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा अभी भी पूरी तरह लाल था, लेकिन इस बार उसने हिम्मत जुटाई। फिर उसने धीरे से पूछा, यो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम पिता बनोगे? मुंह के ये शब्द सुनते ही ठंडी हवा से भरे माउंट चियांगई का माहौल जैसे अचानक बदल गया। लेकिन जिनयो वुन पूरी तरह हैरान रह गया। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह तुरंत आगे बढ़ा और मुंह के दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? मुंह की आंखों में छिपी घबराहट और खुशी को देखकर जिनयो को तुरंत सब समझ आ गया। वो पिता बनने वाला था। ये एहसास होते ही जिनयो वुन की आंखों में खुशी साफ दिखाई देने लगी। उसने बिना एक पल गंवाए मुंह को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। लेकिन तभी नानो की आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंजी, वार्निंग, डेंजर डिटेक्टेड। उसी समय एक छोटी सी नीडल बेहद तेज रफ्तार से हवा को चीरती हुई मुंह की पीठ की तरफ आई। लेकिन जिनयो वुन की रिएक्शन स्पीड इंसानों जैसी नहीं थी। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उस नीडल को हवा में ही अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया। मुंह यह देखकर हैरान रह गई। वहीं जिनयो वुन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और अपनी पत्नी को बचाने की खतरनाक इच्छा दिखाई दे रही थी। तभी नानो की एक और नोटिफिकेशन सामने आई। An individual wearing a stealth suit has been detected। जिनयो वुन ने तुरंत नानो की मल्टी स्पेक्ट्रम विजन एक्टिवेट की और आसपास के पूरे इलाके को स्कैन किया। कुछ ही पल में उसे छिपे हुए दुश्मन की लोकेशन मिल गई। उसने अपनी उंगलियों में पकड़ी नीडल को कुचल दिया और मुंह से कहा, यहीं रुको। इसके बाद वह बिजली की रफ्तार से उस जगह पहुंच गया जहां अटैकर छिपा हुआ था। दुश्मन कुछ समझ पाता उससे पहले ही जिनयो वुन ने उसका गला पकड़ लिया। फिर उसने अपनी एनर्जी उस व्यक्ति के शरीर में भेज दी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तुरंत फेल हो गई और धीरे धीरे उस आदमी का असली चेहरा दिखाई देने लगा। लेकिन जैसे ही जिनयो वुन ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति कोई अनजान इंसान नहीं था। वह वही आदमी था जिसने कई साल पहले उसके शरीर में नैनो मशीन इम्प्लांट की थी, उसका अपना फ्यूचर डिसेंडेंट। जिनयो वुन ने उसे देखते हुए धीरे से एक नाम लिया, डायरेक्टर चिन। ये सुनते ही डायरेक्टर चिन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिनयो वुन ने उसे पहचान लिया। आखिर उसने नैनो के डेटाबेस से फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हर जानकारी मिटाने की पूरी कोशिश की थी। उसके दिमाग में तुरंत कई सवाल आने लगे। क्या टाइमलाइन बदल चुकी थी? क्योंकि जब वह अल्कान आइलैंड गया था तब उसे उम्मीद थी कि नॉर्थ सी आइस पैलेस पूरी तरह नष्ट हो चुका होगा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उसे दोबारा बनाया जा रहा था। इतिहास पहले ही बदल चुका था, इसलिए उसे शक होने लगा कि कहीं ब्लेड गॉड 6 मार्शल क्लैन ने टाइमलाइन में हस्तक्षेप तो नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जिनयो वुन ने डायरेक्टर चिन का गला और मजबूत पकड़ लिया। उसे हवा में उठाते हुए उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुमने मुंह को निशाना क्यों बनाया? डायरेक्टर चिन मुश्किल से सांस लेते हुए बोला, मैंने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। वह सिर्फ एक ट्रैंक्विलाइजर नीडल थी। मैं उसे थोड़ी देर के लिए बेहोश करना चाहता था। उसी समय नानो ने एनालिसिस पूरा किया। एनालिसिस कंप्लीट। प्रोजेक्टाइल इज अ ट्रैंक्विलाइजर नीडल डिजाइन्ड फॉर TG-3100 फायरआर्म। जिनयो वुन ने मन ही मन सोचा, फायरआर्म? नानो ने तुरंत जवाब दिया, एक ऐसा वेपन जो गन पाउडर के एक्सप्लोजन से प्रोजेक्टाइल्स को लॉन्च करता है। लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन और टेक्निकल डिटेल सिस्टम में लॉक्ड थी। तभी मुंह वहां पहुंच गई। उसने दोनों को देखा और हैरानी से पूछा, क्या यही वो व्यक्ति है जिसने मुझ पर हमला किया था? जिनयो वुन कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि वह कैसे समझाता कि सामने खड़ा आदमी भविष्य से आया हुआ उसका डिसेंडेंट है। इसी बीच डायरेक्टर चिन ने अपनी आवाज सीधे जिनयो वुन के दिमाग में भेजी। उसने कहा कि यही कारण था कि वह मुंह को बेहोश करना चाहता था, ताकि दोनों अकेले बात कर सकें। उसने जिनयो वुन से कहा कि वह अपनी सबॉर्डिनेट को दूर भेज दे। लेकिन सबॉर्डिनेट शब्द सुनकर जिनयो वुन को कुछ अजीब लगा।
उसे एहसास हुआ कि फ्यूचर रिकॉर्ड्स में शायद म्यू का कोई जिक्र ही नहीं था। हालांकि यह इंटरप्शन उसके लिए बहुत परेशान करने वाली थी, क्योंकि यह उसकी जिंदगी के सबसे खुश पलों में से एक था। फिर भी वह जानता था कि डायरेक्टर चिन का यहाँ आना किसी बड़े कारण से था। जिन योवून ने मुंह की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी कही हुई बात वही है जो मैं सोच रहा हूँ, तो यह मेरी जिंदगी का सबसे खुश दिन है। मुंह का चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने शर्म से अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपा लिया। इसके बाद जिन योवून ने धीरे से उसके गाल को छुआ और कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर उसने बताया कि उसे इस अजीब आदमी से कुछ जरूरी बात करनी है और मुंह को नीचे कैंप में जाने के लिए कहा। मुंह जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने डायरेक्टर चिन को घूरते हुए कहा, तुम्हारे अजीब कपड़े देखकर लगता है तुम सही हालत में नहीं हो। अगर तुमने कल्ट लीडर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। डायरेक्टर चिन केवल चुपचाप सिर हिला सका। जब मुंह वहां से चली गई तो उसने मन ही मन सोचा, मेरी हालत अभी ऐसी है कि मैं किसी को धमकी भी नहीं दे सकता। इसके बाद जिन योवून ने डायरेक्टर चिन को छोड़ दिया। बर्फ पर गिरते हुए डायरेक्टर चिन ने अपनी गर्दन पकड़ी और मन ही मन हैरान रह गया। उसका स्टेल्थ सूट सिर्फ उसका चेहरा नहीं छुपाता था, बल्कि उसकी एनर्जी और लाइफ फोर्स तक को छुपा देता था। फिर भी जिन योवून ने उसे आसानी से ढूंढ लिया। उसके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि कुछ साल पहले जिस कमजोर बच्चे को उसने बचाया था, वही आज इतना शक्तिशाली मॉन्स्टर बन चुका था। मैं अगले हिस्से से कंटिन्यू कर रहा हूँ। डायरेक्टर चिन अभी भी जिन योवून की ताकत को देखकर हैरान था। तभी अचानक उसके हाथ में हल्की सी छी इकट्ठा होने लगी। ये देखते ही जिन योवून तुरंत सतर्क हो गया। उसने ठंडी नजरों से डायरेक्टर चिन को देखते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? डायरेक्टर चिन ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर दिए और बोला, रुको, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मुझे बस कुछ कंफर्म करना है। इसके बाद उसने जिन योवून के शरीर के चारों तरफ मौजूद खुई रिस्ट्रेंट्स को देखा। उसे देखकर डायरेक्टर चिन के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा, इतनी फ्लॉलेस की कंट्रोल। उसका मानना था कि उसके समय के सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट चेयरमैन चिन के लिए भी किसी व्यक्ति को इतनी सटीकता से ची से बांधना बेहद मुश्किल होता, लेकिन जिन योवून ने इसे इतनी आसानी से कर दिया था जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं थी। फिर डायरेक्टर चिन ने अपने इक्विपमेंट में से एक छोटा सा मेटालिक स्कैनिंग डिवाइस निकाला। जिन योवून ने उस डिवाइस को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि नानो की मेमोरी में उसने इसे पहले देखा था। डिवाइस ने एक छोटी सी आवाज की और कुछ ही सेकंड में उसकी स्क्रीन पर रिजल्ट्स दिखाई देने लगे। रिजल्ट्स देखते ही डायरेक्टर चिन ने राहत की लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी दिखाई दी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चिंता खत्म हो चुकी थी। 7th जनरेशन नैनो मशीन अभी भी जिन योवून के शरीर के अंदर पूरी तरह सुरक्षित थी। डायरेक्टर चिन को डर था कि कहीं ब्लेड गॉड 6 मार्शल क्लैन ने नैनो मशीन को डिटेक्ट करके उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं की होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके हिसाब से यह असंभव भी था। आखिर नैनो मशीन गैटालिनियम से बनी थी और उसे ट्रैक करने में सक्षम एकमात्र डिवाइस यही स्कैनर था। लेकिन फिर भी डायरेक्टर चिन के मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर जिन योवून ने उसका चेहरा नैनो मशीन इम्प्लांट करते समय देखा था तो यह समझ में आता है, लेकिन उसने उसका टाइटल डायरेक्टर चिन कैसे पहचाना? इस सवाल का जवाब जानने के लिए डायरेक्टर चिन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम डायरेक्टर चिन है? जिन योवून ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैंने नानो की रिकॉर्डेड फुटेज में देखा था। वहाँ डॉक्टर बीक नाम के एक व्यक्ति ने तुम्हें इसी नाम से बुलाया था। ये सुनते ही डायरेक्टर चिन की आंखें बड़ी हो गईं। उसे तुरंत समझ आ गया, शायद डॉक्टर बीक ने नैनो मशीन ट्रांसफर करने से पहले लैबोरेटरी रिकॉर्डिंग्स को पूरी तरह इरेज या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। इसी वजह से जिन योवून ने वह इंफॉर्मेशन देख ली थी। फिर जिन योवून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास तुमसे बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि नानो मुझे देने वाला इंसान तुम ही हो। डायरेक्टर चिन कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने पूछा, तो नानो, ये नाम तुमने उस मशीन को दिया है? जिन योवून ने सिर हिला दिया। ये सुनते ही डायरेक्टर चिन हंस पड़ा। उसने कहा कि उसे पहले से अंदाजा था कि जिन योवून ने ऐसा ही कुछ किया होगा, लेकिन उसे ये बात मजेदार लगी कि जिन योवून एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एक असली इंसान की तरह मानता है। लेकिन डायरेक्टर चिन की हंसी खत्म होने से पहले ही जिन योवून का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा दिखाई देने लगा। उसने नीचे देखते हुए पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? उसकी आवाज में इतनी भारी ताकत थी कि डायरेक्टर चिन की हंसी तुरंत गायब हो गई। जिन योवून से निकलने वाली ऑरा इतनी भयानक थी कि डायरेक्टर चिन के शरीर में डर दौड़ गया। उसके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि कुछ साल पहले यही व्यक्ति एक कमजोर बच्चा था और आज सिर्फ उसकी मौजूदगी ही किसी महान मास्टर को दबाव में ला सकती थी। फिर जिन योवून ने वह सवाल पूछा जो उसने सालों से अपने अंदर दबा कर रखा था, तुमने मुझे नैनो मशीन क्यों दी थी? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, डायरेक्टर चिन ने तुरंत उसे रोकने का इशारा किया। 1 मिनट रुको। उसने गहरी सांस ली और कहा, सबसे पहले मुझे कुछ साफ करना होगा। डायरेक्टर मेरा असली नाम नहीं है, ये मेरे समय में एक कॉर्पोरेट टाइटल है। जिस तरह तुम्हारे हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट में किसी एल्डर या गार्डियन को एक पद दिया जाता है, उसी तरह। जिन योवून चुपचाप उसे सुनता रहा। फिर उसने सीधा सवाल किया, तुम्हारा असली नाम क्या है? डायरेक्टर चिन कुछ पल तक शांत रहा।
फिर धीरे धीरे वह बर्फ पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने सम्मान के साथ अपना सिर झुका लिया और गंभीर आवाज में बोला, मुझे माफ करें, मुझे बहुत पहले ही अपना परिचय ठीक से देना चाहिए था। अब जब आपने लेबोरेटरी की रिकॉर्डिंग्स देख ली हैं, तो मेरे पास अपनी पहचान छिपाने का कोई कारण नहीं है। कुछ पल रुकने के बाद उसने पूरी श्रद्धा के साथ कहा, मेरा नाम चिन मुसांग है। मैं एक 117वें कल्ट लीडर चिन मुजिन का सबसे बड़ा पुत्र और यंग मास्टर हूँ। फिर उसने और ज्यादा सम्मान के साथ अपना सिर झुका दिया। मैं अपने महान पूर्वज ग्रेट डेमोनिक कल्ट के 24वें कल्ट लीडर डेमन गॉड लॉर्ड चिन्यो वून को अपना सर्वोच्च सम्मान अर्पित करता हूँ। और इसी के साथ आज की कहानी का यह हिस्सा खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।